अच्छा, जो पीठ से रूमेटोलॉजी का टॉपिक हमने करना है वो रिकेट्स है। रिकेट्स मींस टू बेंड। रिकेट्स बच्चों में होता है और बड़ों में सेम वैसी डिजीज होती है, ऑस्टियोमलेशिया। अब रिकेट्स में ये होता है कि जो आपके ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ना, वो सेल्स बना के ऑस्टियोइड्स वो बना के छोड़ देते हैं। इनको मिनरलाइज नहीं हो सकता क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या फिर आपके कैल्शियम जो है ना अंदर ऑर्गन्स अपटेक नहीं करे, या जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ठीक हो गया। अब ये मिनरलाइज नहीं हो रही। ऑस्टियोब्लास्ट आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्टियोइड्स। ऑस्टियोइड्स नॉर्मली आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्टियोब्लास्ट, और उसके बाद मिनरलाइजेशन नहीं हो रही कैल्शियम फॉस्फेट से, और विटामिन डी लेवल्स कम है। ठीक हो गया। अगर बच्चों में है लो विटामिन डी लेवल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, तो वो रिकेट्स होगी। बड़ों में है तो वो ऑस्टियोमलेशिया होगा। अब ये जगह जगह पे डिपॉजिट होने लग जाएंगे, स्टर्नम पे, हेड पे, तो सॉफ्ट बोन्स होंगी, फूली फूली, फ्लफी सी। जो नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होते हैं 8.6 होते हैं 10.3। जब कैल्शियम लेवल लो होता है तो क्या मैनिफेस्टेशन आती है? टेटनी हो जाती है ना। अच्छा, रिपीट ये कि रिकेट्स का मतलब होता है बेंड बोन्स। बेंड बोन्स एंड सॉफ्ट सी बोन है। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो ऑस्टियोइड्स बना के छोड़ देते हैं, न्यू बोन्स सेल्स बना के छोड़ देते हैं। उनके अंदर मिनरलाइजेशन होती है। मिनरल्स कौन कौन से होने हैं? कैल्शियम फॉस्फेट जाना है। ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बोन रिजॉर्बिंग होते हैं। जब हटाने होते हैं, डेड कराने होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट को यूज करते हैं। जब न्यू प्रोड्यूस कराने होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट को यूज करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं? एक स्केलेटल सा ऑस्टियोइड जिसको कहते हैं वो बना के छोड़ देते हैं। उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होनी है। ठीक है, मिनरलाइजेशन होनी है विद कैल्शियम फॉस्फेट। अब रीजंस क्या हो सकती हैं रिकेट्स होने की? पहले ये सिनेरियो देखो रिकेट्स का। अच्छा, जो भी परवेज अकबर में सिनेरियो दिए हुए वो पास्ट पेपर में एज इट इज आए हुए हैं, वो आपके प्रॉफ में एज इट इज आते हैं। अब सिनेरियो देखो, अ 2 year old boy आया प्रेजेंट्स विद कंप्लेन ऑफ इनएबिलिटी टू वॉक। He has off and on history of diarrhea, vomiting. He's taking only over diluted milk without adequate complementary feeding. अब 2 साल में इसको सॉफ्ट डाइट शुरू कर देनी चाहिए थी, बट द चाइल्ड इज ओनली ऑन डाइल्यूटेड मिल्क। डाइल्यूटेड मिल्क का मतलब पानी मिला हुआ मिल्क। ही ऑल्सो हैज माइल्डली डिलेड माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स होते हैं कब बच्चे ने चलना है, उठना है, वॉक करना स्टार्ट करना है, स्टैंड करना स्टार्ट करना है, वो सारे डिले हो गए। डेवलपमेंट जो हो रही है स्लो हो गई। ऑन एग्जामिनेशन वेट इज 9 kg, हाइट इज 78 सेंटीमीटर, और इंटीरियर फ्रंटनेला ओपन है। ये एमसीक्यू भी है। और ये इंटीरियर फ्रंटनेला ओपन का क्या मतलब है? लाइक आई सेड के ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोइड्स जगह जगह डिपॉजिट करके छोड़ रहे हैं, और मिनरलाइज होगी तो बोन हार्ड होगी। अब इसकी डेफिनेशन है, इज अ फेलियर ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग बोन या ऑस्टियोइड टिश्यू की फेलियर टू मिनरलाइज है। अगर बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया करते हैं, वो मेच्योर बोन की मिनरलाइजेशन खराब होती है। अब व्हाई अ पर्सन इज डेवलपिंग रिकेट्स? अगर सिंपल इसको सनलाइट 30 मिनट्स इन्फेंट को मिल जाए तो दे विल बी फाइन, या तो उनकी रेजिस्टेंस हो गई है। रीनल रिकेट्स ये बताती हूँ कैसे। अब विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि लिवर में 25 हाइड्रोक्सिलेशन होती है, और किडनी में 1 हो। उसी पे 25 वाला जब किडनी में जाता है तो उस पे 1 लग जाता है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। लिवर में 25 हाइड्रोक्सिलेशन होती है, और जो किडनी में जाता है 25 से 25 लगने के बाद उसके ऊपर 1 लग जाता है। ठीक हो गया? इज दिस क्लियर? अब विटामिन डी का क्यों जरूरी है? विटामिन डी जो है मेंटेन करता है कैल्शियम फास्फोरस लेवल्स को। और पीटीएच हार्मोन क्या करता है? अल्फा 1, जो कि हाइड्रोक्सिलेशन 1 कर रहा था किडनी में, उसको एक्टिवेट करता है। पैराथायराइड हार्मोन। अब विटामिन डी क्या कर रहा है? इंक्रीज करवाता है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। पैथोलॉजी में ये हो रहा है कि जो उसकी एपिफिजियल कार्टिलेज है, ये देखो बोन होती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं।
डायाफिजिस जो कि शाफ्ट होता है, जहाँ से हम वो जो हमारी जो पढ़ते थे हम लॉन्ग बोन, जहाँ से हम हाथ से पकड़ते थे शाफ्ट से पकड़ते थे उससे। जो मिड सेक्शन होता है वो शाफ्ट होता है। ई फॉर एंड्स, जो एंड्स होते हैं वो एपीफिजिस होते हैं। और जो इन दोनों के बीच का पोर्शन होता है ना, वो डायाफिजिस होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल ग्रोथ होनी थी, एफिसिस एंड बनने थे ना, वो एंड एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है। डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ बोन एंड रिकट रिजल्ट्स फ्रॉम लैक ऑफ नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एपिफिजियल कार्टिलेज। नॉर्मल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कैल्सिफिकेशन नहीं हो रही, खाली बोन बने जा रही है, ऑस्टियोइड सिर्फ डिपॉजिट हो रहे हैं। सेम यही काम हो रहा है, एपिफिजियल प्लेट एक्सटेंड हुई जा रही है एंड्स पे, इन रिस्ट, इन रिब्स। और इससे क्या हो रही है? एपिफिजिस हो रही है फ्रेड, कपिंग, और लेग्स जो हो रही है डीफॉर्म हो रही हैं, और ब्रेन जो है क्रेनियोटेबीज हो रही है। क्रेनियोटेबीज का मतलब होता है जो स्पॉन्जी बॉल, जो हम पिंग पोंग बॉल जो होती है ना हमारी, उसको प्रेस करके देखा है वो कैसी होती है, वो अंदर की तरफ चली जाती है पिंग पोंग बॉल। वैसे बच्चे का स्कल हो जाता है। क्रेनियोटेबीज कहते हैं सॉफ्ट स्कल को, पिंग पोंग, इसको कहते हैं पिंग पोंग स्कल हो रहा है उसका। अब कॉजेस ऑफ रिकेट है विटामिन डी डिसऑर्डर है, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, मैल एब्जॉर्प्शन है। ठीक है। क्रॉनिक किडनी डिजीज है। क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से रिकेट हो सकता है? सीकेडी में सीकेडी में ऐसा क्या होता है कि उससे रिकेट्स हो जाता है? हाँ, वन हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी। 25 जो होती है लिवर में होती है, उसके बाद फिर वो जाता है अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेशन। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी है, रीनल लॉसेस हो रहे हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ रिकेट होगी। एक तो विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट होगी, सिंपली आपकी डाइट में नहीं था। ठीक है। और आप अनफोर्टिफाइड मिल्क पी रहे थे, जैसे कि ये बच्चा पी रहा होता है डाइल्यूटेड मिल्क, उसमें कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क में भी विटामिन डी इतना उसको नहीं मिल रहा। उसके बाद विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स में एक टाइप 1 है। ठीक है, टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। ये सारी ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें कोई भी जेंडर का रोल नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, और दोनों पेरेंट्स से आएंगे तब ये होगी। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट में क्या होता है कि अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज जो है, ये एमसीक्यू है टाइप 1 में, वो मिसिंग होता है। जब आपका 25 ही होगा तो अब्जॉर्ब नहीं होगा, सिर्फ 25 वाला जो लिवर फंक्शनल है, 25 वो लगा के दे रहे, लेकिन आपका रीनल का अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज जो है, इट्स नॉट वर्किंग। ठीक हो गया। इसमें टेटनी होगी, कन्वर्जन्स होंगे, मसल वीकनेस, ग्रोथ, हाइपोकैल्सीमिया लेस देन 8 mg पर डेसीलीटर पर टेटनी वाले साइंस आना शुरू हो जाते हैं। जब आप डायग्नोसिस करवाओगे 25 लेवल्स नॉर्मल आएंगे क्योंकि लिवर फंक्शनल है, लेकिन 125 जो होगा वो मिसिंग होगा क्योंकि अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज इज मिसिंग। अब टाइप 2 में क्या होता है कि एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस है। एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस क्या है? इवन दो उसके ऊपर 1 और 25 दोनों हाइड्रोक्सिलेशन हो रही हैं, लेकिन वो अपटेक ही नहीं कर रहा। जब इनके लेवल, बायोकेमिकल लेवल इनके चेक करवाओगे तो उसमें विटामिन डी थ्री उसमें 1 और 25 दोनों हुई है, वो उसके वेरी हाई आते हैं, लेकिन फिर भी इसको, और इनका इसका यूजुअली कोई क्योर नहीं होता। अगर वो एलोपेशिया भी प्रेजेंट करे, इसको स्वेयर रेजिस्टेंस कहते हैं, एलोपेशिया कहते हैं लॉस ऑफ हेयर को, अगर उसके साथ प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपके हेयर डेवलपमेंट के लिए 125 विटामिन डी चाहिए, उसके साथ प्रेजेंट कर रहा है तो वो तो कभी भी हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन टाइप 2 को हम हाई लेवल्स, उससे भी हाई लेवल्स ऑफ विटामिन डी देके कोशिश करते हैं ट्रीट करने के लिए, अगर इफ देयर इज एलोपेशिया उसका कोई ट्रीट नहीं कर सकता। उसके बाद है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट एक्स लिंक फॉस्फेटीमिया, इसमें फॉस्फेट का मसला है एंड इट्स मोर कॉमन इन मेल। अब इसका सिनेरियो है, अ 7-year-old boy presents with bowing of legs, waddling gait. On examination, height is on 5th percentile for his age, which is less. 5th percentile पे क्यों है? Investigation shows serum level of calcium is 9. Is this normal or subnormal or high? Level of 9. 9 क्या है? नॉर्मल है,
जी ये बिल्कुल नॉर्मल है। और सीरम फॉस्फेट 1 है। ये नॉर्मल है कि सब नॉर्मल है कि इंक्रीज्ड है? ये डिक्रीज्ड है। ये क्या है? हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट है। उसके बाद इसमें क्या होता है? एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक डोमिनेंट है। तो इवन if फीमेल जो होंगी वो भी शो करेंगी ट्रेट। इसमें भी बोइंग, शॉर्टर स्टेचर होगा। ठीक हो गया। सारी एबनॉर्मेलिटी सेम है। रिकटी रोजरी होती है, बीड्स बने होते हैं चेस्ट पे। मैं भी दिखाती हूँ कैसे। अब जब इनकी लैब्स करवाएंगी, एक तो बुक 474 पे ना ये जो विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट है, इस पे गलत लेवल लगा हुआ है, इसको ठीक करवा रहे हो। 25 जो होते हैं D3, ये कम होता है इसमें। कैल्शियम कम है, फॉस्फेट कम है, एएलपी रेज्ड है। एएलपी क्यों रेज है? क्योंकि ऑस्टियो ब्लास्टिक एक्टिविटी तो ठीक चल रही है, ऑस्टियोइड्स बना रहा है वो, लेकिन उसमें मिनरलाइजेशन नहीं हो रही। तो उसमें सारे मिनरल्स कम कर दो विटामिन डी डेफिशिएंसी में। अब टाइप 1 में क्या था मसला हमारे पास? सब कुछ नॉर्मल था या कम, कैल्शियम कैन बी लो, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। इसमें वन अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज बस मिसिंग ना, तो इसलिए आखिरी वाला जो D3 है वो कम हो जाएगा। विटामिन डी डिपेंडेंट टाइप 2 में क्या था? ये 1 to 5 नॉर्मल है, ऑलमोस्ट सारी चीजें नॉर्मल आएंगी। इसमें एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस हुई हुई है। और एक्स लिंक हाइपोफॉस्फेटीमिया में नॉर्मल चीजें थी, फॉस्फेट लेवल्स कंसिडरेबली लो है। अच्छा, एक और एमसीक्यू यहाँ से आता है। दे आस्क यू कि अ चाइल्ड इज ऑन एंटी कन्वल्सन थेरेपी। कौन से वाले एंटी? जो जो पीपी वाले हैं ना, ये सारे के सारे मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम विटामिन डी के साथ जो है करते हैं, खराब कर देते हैं इनको, क्योंकि ये साइटोक्रोम P450 हाइड्रोक्सिलेशन एंजाइम्स को इंड्यूस कराते हैं। तो फिनोटोइन, फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटल, ये वाले जो बच्चे एंटी कन्वर्सन थेरेपी क्रॉनिक पे होते हैं उनको रिकेट्स होती हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स होंगे रिकेट्स में, यूजुअली 6 months to 2 years ऑफ एज में प्रेजेंट करेगी। और FTT होगा, फेलियर टू थ्राइव होगा। ठीक है। इरिटेबल होगा चाइल्ड। हाइपोटोनिया होगा, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हुई होगी। ये देखो, आई एडेड दिस। हाइपोटोनिया होगा, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होगा। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ये होते हैं क्योंकि बोन्स सॉफ्टर और वीकर हैं, तो इस तरह से जैसे स्टिक, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स होंगे उसको। टेटनी होगी, अगेन न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी जो है आपकी इंक्रीज होगी क्योंकि कैल्शियम लो है। डिलेड मोटर माइलस्टोन्स है। उसके बाद ये देखो, अच्छा, हेड जो होगा लार्जर देन नॉर्मल होगा, फ्रंटल बॉसिंग होगी क्योंकि एक्सेस ऑफ ऑस्टियोइड डिपॉजिट हुए जा रहे हैं, बट दे आर नॉट बीइंग मिनरलाइज। क्रेनियोटेबीज होंगी जिसको पिंग पोंग बॉल सेंसेशन, जब हाथ पे, सर पे हाथ लगाओगे तो वहां पे फील होगी। और फ्रंटनेला जो होगा वो डिलेड क्लोजर था, ये सिनेरियो में उन्होंने लिख दिया था। टीथ इरप्शन स्लो हो जाएगी, जितने भी बोन से रिलेटेड टीथ इरप्शन स्लो हो जाएगी। हेडिंग्स ये ऐसे ही बनानी है, ये ऐसे ही लिखना है। हेड में क्या होगा आपको? क्रेनियोटेबीज मिलेगी, फ्रंटल बॉसिंग मिलेगी, और फ्रंटनेला जो होंगे क्लोजर डिले हो जाएंगे। टीथ में डिलेड इरप्शन होगी। थॉरिक्स में जो आपके कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस हैं वहां पे डिपॉजिट होगा ऑस्टियोइड्स, और ऐसे तस्बी के बीट की तरह बन जाएंगे, रिकटी रोजरी बन जाएंगी। हेलिसन सल्कस, ये बताती हूँ कैसे होगा। और पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी। स्पाइन में काइफोसिस, कोलियोसिस, लार्डोसिस, ये देखो ये होते हैं। काइफोसिस जिसमें आपका कुब्बा निकला होता है, राइट। लार्डोसिस जब यहाँ से लंबर रीजन से एंटर अंदर की तरफ चले जाते हैं। और स्कोलियोसिस होता है, एस बन जाता है, स्कोलियोसिस एस से याद करना है। काइफोसिस जब आपका पीछे से हम्प निकला होता है। ये सारे के सारे बच्चे में डेवलप हो जाएंगे। ये हेलिसल सर्कस है। बोइंग ऑफ लेग्स होगी, इसको जीनू वल्गम और वेरस, ये देखो। बोर्ड लेग्स को क्या कहते हैं हम? जीनू वेरम, जो कि ऐसी लेग हुई होती है उसकी। वार्डलिंग गेट होगा, ये देखो। वार्डलिंग गेट, आई केप्ट इट हियर।
वार्डलिंग गेट ऐसे कहते हैं इसे। The JAMA Network. इस तरह से चलेगा वो। एक्सट्रीमिटीज में रिस्ट एंकल्स वाइड होंगी। अच्छा, अब डायग्नोसिस ऐसे करना है कि उसको हिस्ट्री होगी कि बच्चे ने इनएडुकेट विटामिन डी इनटेक किया हुआ, डाइल्यूटेड मिल्क खा रहा है, कोई और उसका और इनटेक है नहीं, सन के पास एक्सपोजर नहीं। जब केमिकल बायोकेमिकल प्रोफाइल करवाएंगे तो कैल्शियम लो आएगा, 9 to 11 नॉर्मल है, फास्फोरस भी डिक्रीज आएगा 5 to 7। ज्यादा एक्स लिंक अभी हाइपोफॉस्फेटीमिया जब हमने किया है जो रिकेट्स की एक कॉज है, उसमें 1 था, तो 5 to 7 mg per deciliter इज नॉर्मल। alkaline phosphatase will be raised, 50 to 200 is normal। वो शो कर रहा है कि रिफ्लेक्टिन इंक्रीज एक्टिविटी है लेकिन मिनरलाइजेशन लो है। और इसके बाद कंफर्मेशन तो विटामिन डी के लेवल से आ जाएगी। एक्सरे चेंजेस में एमसीक्यू आता है कि एक्सरे बॉडी में किस चीज का कराएं जिससे हमें रिकेट्स का 100% कंफर्म हो जाएगा, तो वो रिस्ट जॉइंट का कराना होता है। और इसमें हमें क्या मिलता है, कपिंग, फ्रेइंग, फ्लेयरिंग ऑफ लॉन्ग बोन, डिस्टेंस बिटवीन एपीफेसिस जैसे एंड, और डाया जो होता है शाफ्ट, वो इंक्रीज हो चुका होगा और बोन डेंसिटी डिक्रीज होगी। बोन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो रेडियो लूसेंट इमेजेस आएंगे। अच्छा, अब ये कपिंग, फ्रेइंग, ये जहां भी पढ़ोगे फॉरेन रिकेट्स का डायग्नोसिस बना रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजी देखो, फ्रेइंग का मतलब होता है वाइडनिंग हो गई है, इरेगुलरिटी ऑफ द ग्रोथ प्लेट हो गई है, ठीक है। और वाइडनिंग ऑफ द मेटाफिजियल एंड को स्प्लेइंग कहते हैं। कपिंग कहते हैं जब कॉन्केविटी नजर आती है मेटाफिजिस पे, ये देखो वाइडनिंग नजर आ रही है, ये कपिंग हो गई, फ्रेइंग, कपिंग, ठीक है। अब इस तरह से लिखना है, एक्सट्रीमिटीज पे हमें वाइडन ग्रोथ प्लेट मिलेगी, इरेगुलरिटी मिलेगी, मेटाफिजियल इरेगुलरिटी एट मेटाफिजियल एंड मिलेगी, वहां पे फ्रेइंग, फ्लेयरिंग एंड कपिंग मिलेगी, चेस्ट पे रिकेटी रोसरी मिलेगी। और स्कल क्या होगा, सूचर्स वाइडेंड होंगे और स्क्वायर शेप्ड अपीयरेंस ऑफ स्कल आएगी। ये देखो कपिंग, फ्रेइंग, ये प्रोट्रूडिंग फोरहेड है लार्ज, पीछे कायफोसिस हो रहा है, फीमर कर्व हो रही है, enlarged epiphysis रिब्स पे, यहाँ पे ये देखा है अंदर की तरफ स्टर्नम को गई हुई है, ये जीनू वेरम है, बोर्ड लेग्स जिसको कहते हैं। अच्छा, इसकी डीडीज याद करने, डीडीज हैं, अगर हील हो जाएगी रिकेट्स तो उस पे कैल्सिफिकेशन की शार्प लाइन नजर आएगी और ऑस्टियोइड सिंपली कैल्सिफाई हो जाएंगे अगर आप उनको कैल्शियम के और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दोगे। डीडी स्कर्वी, ये याद करने हैं, डीडी स्कर्वी और कंजेनिटल एपिफिजियल डायप्लेसिया। कंजेनिटल भी तो एपिफिजियल एंड इसके खराब हो सकते हैं ना, ये तो जरूरी तो नहीं है कि उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो। रिकेट्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जो पिक्चर आएगी वो उसको कंजेनिटल एपिफिजियल डिस्प्लेजिया में भी आ सकती है। अब जो इसकी मैनेजमेंट है उसको मैंने ये इजियर किया हुआ है। जो न्यूट्रिशनल रिकेट है, दैट मींस के अंदर उसका इनटेक कम था, उसको 3 लाख to 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी देने ओवर 1 डे, और इसको मेंटेनेंस डोज पे रखना है 400 इंटरनेशनल यूनिट्स इफ लेस देन 1 ईयर एंड 600 यूनिट इफ मोर देन 1 ईयर। ये मेमोराइज करने। अगर मैल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है तो इसको विटामिन डी देना है 25 to 50 माइक्रोग्राम पर डे। अब आता है विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट, ठीक है। टाइप 1 में देना है D3 1 to 2 माइक्रोग्राम पर डे। और टाइप 2 जिसमें क्या था, एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस थी, उसमें हाई डोजेस ऑफ विटामिन डी देनी है। अगर विदाउट एलोपीशिया, अगर विद एलोपीशिया तो उसको ट्रीट करना इट्स लिटरली इम्पॉसिबल।
अब विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट है जिसमें फॉस्फेट लेवल जो थे 1 आ रहा था, तो उसमें ओरल फॉस्फोरस रिप्लेसमेंट करनी है 1 to 2.5 ग्राम पर डे। हेपेटिक रिकेट्स में, ठीक है, इसमें D2 देना है, इसमें 25 जो है उसकी प्लेसमेंट नहीं हो रही। इसमें देने हाई डोजेस देनी विटामिन डी की 4 to 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन D2 विद ओरल कैल्शियम। और रीनल लिकेट्स में आपने क्रॉनिक रीनल फेलियर को पहले ट्रीट करना है, उससे खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी चीजें। ये देखो, बीड्स लाइक कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे ये ऐसे करके जो बीड्स होते हैं ना तस्वीर की तरह, उनको हम कहते हैं रिकेटरी रोजरी, जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे बीड्स होते हैं। ये रिकेटी रोजरी। इसके बाद क्वेश्चन है, a 2-year-old boy was brought to pediatric OPD with mother's concern that the child has not yet started walking. Not yet started walking 2 साल में चलना शुरू कर देना चाहिए था, तो ये delayed हो गया milestone. He can speak 2 words together and can feed himself with a spoon. He has a green stick fracture. After a fall from bed at the age of 16 months, softer bone थी but healed within 4 weeks. On examination, weight is 9.4, length is 80, OFC है, occipitofrontal circumference is 4 centimeter, anterior fontanella is patent and no neurological deficit. What other clinical sign you will look for the most likely diagnosis? Clinical signs कौन कौन से देखने? मेरास्मस का पेशेंट बेली के साथ उसकी बेली है, उसको सिस्टेमिक इन्फेक्शंस है। मेरास्मस का पेशेंट 18 मंथ में प्रेजेंट करता है, आई थिंक, जब उसकी खत्म कराते हैं, वीनिंग पीरियड स्टार्ट होता है। एक तो उसने पूछा क्लिनिकल साइन, इसमें हाइपोटोनिया टेटनी लिखना था। जीनू वेरम इज राइट आंसर टू। मैनेजमेंट में रिपीट करती हूँ, क्लिनिकल साइंस में ये वाले क्लिनिकल साइन दिखने, हाइपोटोनिया, राइट, शॉर्ट स्टेचर, टेटनी, डिलेड माइलस्टोन, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस। उसके बाद वो कहते हैं व्हाट इन्वेस्टिगेशन, गिव इन्वेस्टिगेशन विद इंटरप्रिटेशन। इन्वेस्टिगेशंस में आप क्या करवाओगे? बायोकेमिकल कराओगे, उसमें सीरम कैल्शियम फास्फोरस लो आएगा। ALP will be raised क्योंकि osteoblastic activity is increased but poor. विटामिन डी जो है लेवल वो डेफिनेटिव कंफर्मेशन करा देंगे कि रिकेट। और एक्सरे चेंजेस बेस्ट साइट इज रिस्ट, उस पे कपिंग, फ्लेयरिंग और फ्लेयरिंग। ये दिखाती है दोबारा से, कपिंग उसको किसी को समझ नहीं आ रही। अच्छा, फ्रेइंग क्या होती है? वाइडनिंग होती है ग्रोथ प्लेट की, ये देखो खुली हो गई, ठीक है। स्प्लेइंग हो रही है, वाइडनिंग ऑफ मेटाफिजियल एंड ऑफ बोन। यहाँ से खुला होना इज फ्रेइंग, एक ही बोन में खुला होना इज स्प्लेइंग, और कॉन्केविटी कपिंग नजर आ रही है, ठीक है। ये रेडियोग्राफिक मैनिफेस्टेशन एक्सट्रीमिटीज पे क्या नजर आएगा, चेस्ट पे क्या नजर आएगा, स्कल पे ही हेडिंग बना के लिखनी है। उसके बाद ट्रीटमेंट की हेडिंग्स बनानी है, उसमें लिखना है अगर न्यूट्रिशनल रिकेट्स आती है तो 3 लाख to 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी देने ओवर 1 डे, ऑन मेंटेनेंस डोज पे 400 इंटरनेशनल यूनिट्स इफ लेस देन 1 year एंड 600 इंटरनेशनल यूनिट्स इफ मोर देन 1 year। मैल एब्जॉर्प्शन है तो विटामिन डी देना है 25 to 50 माइक्रोग्राम। फिर लिखना है विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट, उसमें क्या हो गया, D3 मिसिंग है ना, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज था, तो 1 to 2 माइक्रोग्राम पर डे देना है। और जिसमें एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस है उसमें एक्सट्रीमली हाई डोजेस ऑफ विटामिन D2 देते हैं। अगर एलोपीशिया नहीं है, अगर एलोपीशिया है तो इट्स इम्पॉसिबल टू ट्रीट। उसके बाद विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट में क्या था, उसमें फॉस्फोरस, फॉस्फेटीमिया था, हाइपोफॉस्फेटीमिया, उसमें फॉस्फोरस की रिप्लेसमेंट करनी है।
हेपेटिक रिकेट में 25 वाला मिसिंग है तो 25 को रिप्लेस करेंगे। रीनल रिकेट में क्या है, CRF का प्रॉब्लम है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, तो उसको ट्रीट करेंगे और साथ ही हम एडिक्वेट कैल्शियम एंड विटामिन सप्लीमेंट्स देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। A 6-year-old girl presented with anorexia, easy fatigability, bone pain for 6 months. She was operated for spina bifida in neonatal period. On examination, weight is 12 kg, height is 90th centimeter, less than 5th percentile. BP is 130/90. She is markedly pale in Dinu Belgium. Serum calcium is 7.8. It's decreased. Phosphorus is 6, seems normal. ALP is increased, 50 to 200 था ALP के level. ABG is revealed metabolic acidosis. What is the most likely diagnosis? Write down investigation to confirm the diagnosis and enlist the steps of management. दूसरा management में you have to write के यहाँ पे 2-year-old boy था ना, तो fortified milk भी देना है इसे, ठीक है, सनलाइट एक्सपोजर भी देना है सप्लीमेंट के साथ। फोर्टिफाइड फूड आते हैं जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम एडेड होते हैं, फोर्टिफाइड फूड, मिल्क। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन जो रिकेट में से समझ ना आया? Tell me so that I can start another disease. अच्छा हाँ, वो टेबल रिपीट कर दूं। टेबल देखो, विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट में कैल्शियम फास्फोरस डिक्रीज कर दो, एएलपी इंक्रीज है क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट तो ठीक काम कर रहा है ना, और पीटीएच रेस, और इसको अपनी बुक में करेक्ट करो। 25 भी कम है और 125 वाला भी कम है, ठीक है, इसको बुक में करेक्ट करो पेज नंबर 474 पे, विटामिन डी डेफिशिएंसी। टाइप 1 में क्या होता है, 1 पे हाइड्रोक्सिलेशन जो हो रही होती है नहीं हो रही होती, ठीक हो गया। 1 किडनी में इन लोगों का मिसिंग होता है, तो इसमें 1 वाला डिक्रीज होगा, और साथ कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फोरस कैन बी नॉर्मल। विटामिन डी डिपेंडेंट टाइप 2 में एन ऑर्गन रेजिस्टेंस होगी, कैल्शियम फास्फोरस में बी लो और नॉर्मल, लेकिन इसका मेजर डायग्नोसिस जो होगा कि 1 और 2 के 1 और 25 के लेवल जो होंगे रेज होंगे क्योंकि एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस है। अब एक्स लिंक हाइपोफॉस्फेटीमिया में ऑलमोस्ट सब चीजें नॉर्मल आ जाएंगी, फास्फोरस लेवल लो होगा। ये देखो इधर दिखाया भी था, इसमें 1 दिया हुआ फॉस्फेट, सीरम फॉस्फेट लेवल। अब कुछ क्लियर हुआ है टेबल? वरीशा कुछ क्लियर हुआ है टेबल? एक डिजीज ये करनी है जो हमारी रह गई है, ये पास पेपर्स में आई हुई है और वेरी आउट ऑफ सिलेबस, ये रीड करो और मुझे बताओ ये कौन सा वाला रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। A 20-year-old lady आई है प्रेजेंटेड विद पोलीआर्थ्रल्जिया, ठीक है, मोर देन 1 जॉइंट इन्वॉल्व है इसका, फीवर भी है 3 मंथ से, ड्यूरेशन से फॉर लास्ट 1 वीक शी इज कंप्लेनिंग ऑफ एडिमा फीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, BP 140/100 है, pedal edema है, raised JVP है, heart examination is normal, bilateral reduced breath sound at basis of lungs, and there is 2 finger breath, enlarged liver भी है, ascites है। What is the differential diagnosis? ये क्या चीज है? Does it even look like कि कोई ये rheumatological disorder है? Cirrhosis है जी, cirrhosis है। सिरोसिस तो लग रहा है कोई लिवर के साथ मसला है, लेकिन सिरोसिस तो अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म होता है, हेप सी सीरोलॉजी में कंफर्म होता है। अभी क्या लग रहा है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में? किसी को ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम लग रहा है, बीपी रेज्ड है,
कार्सिनोमा ऑफ बोन से मेटास्टास रह सकते हैं। अच्छा फिर इसको फीवर क्यों है? ये डिजीज है स्टिल डिजीज। ये और ये डेविडसन में एक छोटी सी लाइन में लिखी हुई है। पेज नंबर 1027 पे स्टिल डिजीज क्या होती है? सिस्टेमिक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस होता है। इसमें फीवर, रैश, आर्थराइटिस, हेपेटोसेप्टिनोमेगाली होती है। ईएसआर सीआरपी रेज्ड होता है। जब ऑटो एंटीबॉडीज कराते हैं वो नेगेटिव आती है। इसको हीमोफेगोसिटिक सिंड्रोम कहते हैं। डेट एक्सप्लेन्स कि उसका लिवर क्यों इंक्रीज है और इसको एसाइटिस क्यों है और एडीमा क्यों है। समझ आ गई? ये स्टिल डिजीज है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराते हैं? ईएसआर सीआरपी, लेकिन वो तो इन्फ्लेमेशन में रेज होता है, बट नॉर्मल भी आ सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद पॉजिटिव एएनए आएगा और अल्ट्रासाउंड कराएंगे साइनोवाइटिस देखने के लिए, अल्ट्रासाउंड कराएंगे एसाइटिस और लिवर स्पैन देखने के लिए। मैनेजमेंट वही करनी है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन जो हम DMARDS दे रहे थे। ठीक है, एएनए पॉजिटिव वो आ गया तो इट मींस ऑटो इम्यून डिजीज है। स्टेरॉइड्स NT-TNF से ट्रीट करना है इसको। ठीक है, इसके जो डीडीज हैं वो स्टिल डिजीज की डीडीज हैं। इन्फेक्शन हो सकती है, मेलिग्नेंसी हो सकती है। जिस बच्ची ने अभी कहा था ना कैंसर के मेट्स आ रहे हैं, उसका आंसर ठीक था। इन्फेक्शन कौन सी हो सकती है? एक ने कहा था इट कुड बी हेपेटाइटिस, उसका आंसर भी ठीक था। तो जिन बच्चों ने ये डायग्नोसिस बनाया उनका ठीक हो गया ना। यहाँ पे ये 3 और ये 2 मार्क्स का है। तो जिस बच्ची ने कहा है कि ये मेट्स आए हैं मेलिग्नेंसी के, फुल मार्क्स। एक दूसरी ने कहा है कि हेपेटाइटिस हो सकता है, उसके भी फुल मार्क्स। और तीसरा तो आपको स्टिल डिजीज है। अच्छा, इसमें आप SLE लिख सकते हो, राइट SLE। ऑटोइम्यून डिजीज है, 20 साल की औरत है, लग रहा है ऑटोइम्यून ही हो सकता है जब जोड़े दर्द कर रहे हैं और सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन आ रही है। ठीक है, इस तरह से ये अटेम्प्ट करना है इन केस अननोन क्वेश्चन आते हैं। तो वन ऑफ द स्टूडेंट सेड कि कार्सिनोमा हो सकता है ना, उसके मेट्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, मेलिग्नेंसी के मेट्स आ रहे हैं। अनदर सेड कि इट कुड बी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस विद सिरोसिस। असल में ये स्टिल डिजीज है। SLE भी इसका डायग्नोसिस बनता है। और फिर इन्वेस्टिगेशन उसी लाइन पे करनी है, सीरोलॉजी चेक करनी है आपने, CRP ESR विद ANA प्रोफाइल करनी, RF करा लो, रूमेटाइड को भी करवा लो, रूल आउट करा लो। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाओ लिवर का टू चेक लिवर की प्राइमरीली हेपेटाइटिस हुआ हुआ है उसे। उसमें लिवर नॉर्मल आ जाएगा, सिर्फ स्पैन इनलार्ज होगा ना, तो उसकी कॉज क्या थी? ऑटोइम्यून डिजीज। ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। फीवर होता है इस डिजीज का, फीवर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। आर्थ्रियल्जियाज होते हैं, रैश होता है और WBC काउंट CBC कराना है। उसमें क्या होता है? न्यूट्रोफिल ज्यादा आए होते हैं। माइनर क्राइटेरिया सोर थ्रोट, हेपेटोस्प्लीनोमेगेनी, लिम्फेडिनोपैथी होती है। अच्छा, ANA और RF नेगेटिव आते हैं। 40% में हमारी बुक में लिखा हुआ है ANA पॉजिटिव भी आ जाता है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया वही जो आप लोगों ने बनाया है कि आप हेपेटाइटिस का टेस्ट करा के इसको रूल आउट करो, मेलिग्नेंसीज देखो कि कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है। इज इट क्लियर? इज दिस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्लियर?